नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ दिन के दौरान कौन सी अहम खबरें आई हैं, नतीजे आए हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और आज कौन से नतीजे आने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद अभी कौन से अहम नतीजे बचे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दिन भर हमारी काफी सारी मार्केट एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज जो क्लोजिंग हुई है वो लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि कमजोरी के साथ यहाँ पर बाजार बंद हुए। निफ्टी करीब 147 अंक नीचे की क्लोजिंग दी निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में 317 अंकों की गिरावट देखी गई और सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की कमजोरी थी। आज सबसे ज्यादा दबाव दिखा है IT स्टॉक्स में और इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज का टॉप गेनर था बजाज फिनसर्व। आज जो खबर आई उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में करीब 6% तक की तेजी देखने को मिली। 28 जुलाई को बैठक है जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है और उसके चलते स्टॉक में तेजी। इसके बाद हमने देखा JSW स्टील भी ऊपर था 2% और ग्रासिम भी 1% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। और कहां पर एक्शन था ये भी समझ लेते हैं आज दिन भर। और प्रियंका हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, बताइए आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा? देखिए, आज बाजार में बहुत ही टाइट रेंज में, एक तो बिजनेस रेंज में आपको आज कारोबार देखने को मिला और इनफैक्ट बायस नेगेटिव की तरफ क्लोज हुआ है। 16,500 आप अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन को सुबह से लेकर यानी 9:15 से लेकर 2 बजे तक का 2:30 बजे तक का ट्रेड देखें तो बहुत ही एक जैसा लग रहा था, लल। लेकिन 2:30 बजे के बाद, 2:45 बजे के बाद आपने जो 16,500 का लेवल पहले तोड़ा और उसके बाद आप उसी लेवल के आसपास सस्टेन हुए और उसके बाद देखिए और वीक क्लोजिंग हुई है। तो यानी 16,500 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो सपोर्ट था वो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। अब हो सकता है कल थोड़ा डेंट हमें ज़्यादा दिखे, गैप डाउन के साथ बाजार खुले। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको बाजार आई कर रहा है वो एक फेड की कमेंट्री जिसके कारण भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है और दूसरा ये एक्सपायरी वीक है। आज बाजार में कुल मिलाकर आप देखें तो किसी भी तरह की आपको कोई भी सेक्टर से स्ट्रेंथ नहीं दिखी। इनफैक्ट ड्रैगर्स की अगर बात करें तो फिर से एक बार फिर टेक्नोलॉजी पैक ही था जिससे सबसे ज़्यादा बाजार को खींचा। लेकिन उसके अलावा आप ना बैंक से आज सपोर्ट मिला, ना IT से, ना मेटल से और ना ही किसी और दूसरे सेक्टर से, ना फार्मा और FMCG स्पेस से। आज टिपिकली आपको जिन भी स्पेसेस में अर्निंग के ट्रिगर के चलते कुछ मूवमेंट देखने को मिली थी वहाँ पर आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर पहले 5 ड्रैगर्स की बात करें निफ्टी पे तो उनमें वेटेज के हिसाब से भी निफ्टी में इन्फोसिस ने लगभग 40 पॉइंट से ज़्यादा ड्रैग किया आज इंडेक्स को। एक्सिस बैंक रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। HUL, डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा, FMCG उन पैक में भी आपको कहीं से भी कोई लीडरशिप नहीं देखने को मिली और इनफैक्ट बजाज ऑटो के नंबर से वहाँ से भी आपको किसी तरह की लीडरशिप नहीं दिखी। पूरा हफ्ता, इस हफ्ते में भी कई सारे बड़े नंबर्स हैं। कल मारुति के नंबर्स हैं, बजाज फाइनेंस के नंबर्स हैं और उस नंबर से पहले आज बजाज फाइनेंस में तो आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही थी। इनफैक्ट बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस में रिजल्ट्स और बजाज फिनसर्व में बोनस का ट्रिगर, वहाँ पर ज़रूर आपको एक्शन देखने को मिला। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये 2 बड़े गेनर्स थे। उसके अलावा FNO में अगर कुछ गेनर्स की बात करें तो बहुत सेलेक्टिव पॉकेट्स और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। NBCC में आपको रियल एस्टेट स्पेस में अच्छा एक्शन देखने को मिला। डेल्टा, सन TV, यहाँ पर आपको अच्छे एक्शन देखने को मिले। इसके अलावा सीमेंट पैक में आपको रैमको, JK सीमेंट, यहाँ पर क्लियरली आपको स्टॉक एक्शन देखने को मिला और कुछ नंबर्स लाइक EH होटल के नंबर्स आए, वहाँ पर एक्शन देखने को मिला। इन टोटलिटी आज एक रेंज बाउंड सेशन था, नेगेटिव बायस के साथ हम क्लोज हुए हैं। 16,500 ब्रेक होने के बाद अब शायद 16,350 तक की भी एक बार के लिए बात हो रही है और देखना होगा कि कल अब किस तरह से बाजार की ओपनिंग होती है या फिर जब तक फेड की कमेंट्री नहीं बाजार सुन लेता किसी तरह की मूवमेंट बाजार, वन डायरेक्शनल मूवमेंट बाजार देगा भी या नहीं। तो कल के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो कल एक अहम इम्पॉर्टेंट आउटकम आएगा जिस पर कि बाजार की नज़र रहेगी और उसके पहले दबाव के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अब आगे की कमेंट्री कैसी होती है वो दुनिया भर के बाजार और भारतीय बाजारों की चाल भी तय करेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आज कुछ मार्केट एक्सपर्ट से जो हमारी बात हो रही थी वो भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं और सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम का क्या कहना है एक बार आपको वो भी बता देते हैं। उनका कहना है कि बाजार में उठापटक के बीच निवेश के काफी सारे मौके नजर आ रहे हैं। साथ ही अक्टूबर से फ्रेश रैली की भी उम्मीद की जा रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। मार्केट का एक इम्पोर्टेंट चीज होता है अक्टूबर में टाइम करेक्शन होता है
यानी मार्केट की सोच मार्च 23 के अर्निंग्स से मार्च 24 की अर्निंग्स तक देखने की एक चेंज हो जाती है। तो नेचुरली जो भी 10-15% का अर्निंग्स का ग्रोथ होगा वो वैल्यूएशंस के ऊपर करेक्शन लाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस तौर पर बाइंग भी शुरू होगी। तो अक्टूबर का मेरे लिए वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेकेंड, डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी एक दिवाली माहौल के टाइम में जो कंजम्पशन का बाउंस बैक भी देखेंगे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में, तो डिमांड भी बढ़ सकता है। तीसरी चीज है विंटर आ रही है तो यूएस में, तो एक ऑयल की दाम जो घटने की आशा थी वो शायद दिसंबर तक नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में वो इंटरनेशनल स्थिति अभी भी थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी इन टर्म्स ऑफ दैट क्वार्टर, मगर ये वॉलेटिलिटी में ही हमें एक क्लैरिटी और डायरेक्शन मिल सकती है। तो अक्टूबर से मैं मार्केट का एक फ्रेश रैली शुरू होते हुए देख रहा हूं जरूर। ये क्वार्टर एक क्लैरिटी वाला क्वार्टर नहीं है, क्योंकि बीच में आपको कमोडिटी की करेक्शन आ गई थी। तो शुरुआत में कमोडिटीज हाई थे और बीच बीच में तो पूरा उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे दिखना भी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। तो एक मिक्स बैग होगा। अगले क्वार्टर से हमें क्लैरिटी सख्त आ जाएगी कि ड्रॉप इन कमोडिटी प्राइसेस कितने मार्जिन के ऊपर फेवरेबल रहेंगे, ये सब चीज। सो इस क्वार्टर में ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इट वॉज अ क्वार्टर इन विच कमोडिटी का गिरावट शुरू हुआ। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वार्टर नहीं होगा। तो मिक्स बैग अर्निंग्स है, बैंक्स के कुछ अर्निंग्स अच्छे हैं, ये सब तो देखना पड़ेगा। विल वेट फॉर द फुल अर्निंग्स टू कम बिफोर मेकिंग अप अ व्यू। तो ये थे सुनील सुब्रमण्यम बाजार पर अपनी राय देते हुए। इस बीच एक और खबर आ रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 3 कंपनियों के प्लांट्स को बंद कर दिया गया है, वहीं कई अन्य कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। वो सवाल क्या था और इससे जुड़ी जानकारी लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है? देखिए, पावर प्लांट्स के पास अभी भी कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, जितना कि नियमों के हिसाब से होना चाहिए। लिहाजा कोयले का संकट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जो है इंपोर्ट करने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसको पूरा किया जा सके और जो पर्याप्त स्टॉक लेवल होना चाहिए नियमों के हिसाब से उसको मेंटेन किया जा सके। इन सब के बीच में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सरकार ने उन कंपनियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है जिनके पास कोयले का ब्लॉक है और उन्होंने टारगेट के हिसाब से कोयले का प्रोडक्शन नहीं किया है। साथ ही साथ नोटिस देने के बावजूद भी उन ब्लॉक्स में ऑपरेशन जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया है। करीब 3 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एनटीपीसी, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मोनेट इस्पात शामिल है, जिनके कोल ब्लॉक्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। साथ ही साथ जीएमआर छत्तीसगढ़ को भी टर्मिनेशन नोटिस जो है वो दिया गया है, लेकिन ये मामला सब जुडिस है। साथ ही साथ 10 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रोडक्शन टारगेट को मीट नहीं किया है नियमों के हिसाब से, उनके ऊपर सख्त पेनाल्टी लगाई गई है। पेनाल्टी के रूप में जो उन्होंने बैंक गारंटी जमा किया है उसमें कटौती कर ली गई है। इसमें एनटीपीसी, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील और जेपी सीमेंट शामिल है। साथ ही साथ 107 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कोल प्रोडक्शन के टारगेट को मीट नहीं करने की वजह से शोकॉज नोटिस जो है वो दिया गया है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अंबुजा सीमेंट और वेदांता जैसी कंपनियां जो हैं वो शामिल है। आपको याद होगा कि सरकार ने मई महीने में पीएसयूज़ को एक वन टाइम ऑप्शन दिया था। दरअसल एक एमनेस्टी स्कीम की तरह था कि अगर किसी कोल ब्लॉक का ऑपरेशन वो नहीं करना चाहते हैं या किसी वजह से नहीं हो पाया है अभी तक, तो उनके पास ये विकल्प होगा कि बिना पेनाल्टी दिए वो उसको सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद करीब 3 सेंट्रल पीएसयूज़ ने 11 कोल ब्लॉक जो है वो सरेंडर किए हैं कोयला मंत्रालय के सामने, और स्टेट पीएसयूज़ की अगर बात करें तो उन्होंने 5 कोल ब्लॉक जो है वो सरेंडर किए हैं। ये जानकारी जो है कोयला मंत्री ने राज्यसभा में दी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोयले के प्रोडक्शन को हासिल करने में मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, तो कई कंपनियों का कोयला खनन बंद करने पर और पेनाल्टी लगाने पर बात की जा रही है। इसमें काफ़ी सारे लिस्टेड प्लेयर्स के नाम भी हैं। एनटीपीसी, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के नाम यहाँ पर शामिल है पेनाल्टी के लिए। और जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अंबुजा सीमेंट, वेदांता जैसी कंपनी को शो कॉज नोटिस भी भेजने की यहाँ पर बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर पर फोकस करते हैं। बड़ी टेक कंपनियों की गैर प्रतिस्पर्धी नीतियों को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने कॉर्पोरेट मंत्रालय और सीसीआई को पेश होने को कहा। इस पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है, जिसको जयंत सिन्हा हेड करते हैं, वो हम जानते हैं कि जो
एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ द्वारा, उस पर वो प्रोब चल रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि रिसेंटली जुलाई 21 को उन्होंने इंडियन डिजिटल कंपनीज़ को जैसे कि पेटीएम, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सब को बुलाया था इसी का पूरा रिव्यू करने के लिए। तो जो अब जुलाई 28 को फिर से इस कमेटी ने एमसीए सेक्रेटरी और सीसीआई चेयरमैन उनको बुलाया है। सीसीआई चेयरमैन और एमसीए सेक्रेटरी दोनों ही इस मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है और उनसे ये रिव्यू मांगा जाएगा कि उनका क्या ओपिनियन है कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ द्वारा, जैसे कि प्रेडेटरी प्राइसेस हो गए, जो अपने ये प्लेटफॉर्म्स पे जो कमीशन चार्ज करते हैं और जो अनफेयर और प्रैक्टिसेस हैं अपने मार्केट में डोमिनेशन बनाए रखने के लिए, उसके लिए उनका क्या ओपिनियन है। और इसके अलावा जो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है उनके मेंबर्स को भी बुलाया गया है। इसमें इंडिया के जो डिजिटल स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, ब्लिंकिट, फ़ोनपे, इन सब को भी बुलाया गया है। इस पर पूरा डिटेल में चर्चा होगी। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त 4 को जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनको खुद बुलाया गया है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है अगस्त 4 को, ताकि जो एमसीए और सीसीआई और इनसाइड डिजिटल कंपनीज़ के बाद जो मीटिंग होगी उस पर देखना रहेगा कि जो अगस्त 4 को मीटिंग होती है उसका क्या फाइनल आउटकम होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। एचडीएफसी एएमसी के सीईओ और दिग्गज फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके फंड्स को आगे कौन मैनेज करेगा। इसको लेकर कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर मीट की जिसमें प्रशांत जैन ने बताया कि आगे उनके फंड्स को कौन मैनेज करने वाला है। After 31 years in the industry, about 29 of managing money and 19 with HDFC Mutual Fund, I would like to now move on. The timing of this is mainly guided by the broad-based and very strong performance across HDFC's entire range of equity and hybrid funds across fund managers, which I am sure all of you will agree with. Over last few years, we have worked hard to strengthen the team, and it is showing in the broad-based performance, especially over the last few years. This is what gives me the confidence to hand over the baton as I move ahead with a very clear conscience that investors' money is in very competent hands. After careful consideration of various fund managers' strengths, experience, styles, the proposed allocation of funds is as follows. HDFC Balanced Advantage Fund will be managed by Gopal Agarwal, Srinivas Ramamurthy, and Anil Bamboli. HDFC FlexiCap Fund will be managed by Roshi Jain. HDFC Top 100 Fund will be managed by Rahul Baijal. As Navneet mentioned, each of these fund managers have between 15 to 20 years of solid experience and extremely impressive track records. I sincerely thank you all for your support all these years and request you to give us the same support in the times ahead. बिल्कुल, तो ये थे एचडीएफसी एएमसी के सीईओ प्रशांत जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात करते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अदानी ग्रुप से जुड़ी एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन गौतम अदानी ने एजीएम में कहा कि FY22 में अदानी ग्रुप का मार्केट शेयर $200 बिलियन पहुंच गई है और उन्होंने क्या कहा आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। Never have we walked away from investing in India. Never we have slowed our investments. We believe our scale, our diversified business, and our track record of performance position us very strongly to continue to perform well in a variety of market conditions. Our combined group market capitalization this year exceeded $200 billion.
we are able to raise billions of dollars from the international markets, a direct validation of confidence in the India and Adani growth story. Our growth and success have been recognized around the world. Several foreign governments are now approaching us to work in their geographies and help build their infrastructures. Acquisition of wholesale assets in India that include two of the most recognized brand names across the country, ACC and Ambuja Cements. We are now the second largest cement manufacturers in India. This is a classic example of our adjacency-based business model at work. बिल्कुल। और आज आशीष चौहान ने एनएससी के नए एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाल लिया है। इस पर और डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंकुर दीक्षित। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आशीष चौहान ने फाइनली जो एनएससी का सीईओ पोजीशन है उसका पदभार संभाल लिया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी रेगुलेटर ने उनके नाम को क्लियरेंस दे दी थी और उसके बाद रास्ता साफ हो गया था कि एनएससी के नए सीईओ कौन होंगे और फाइनली उन्होंने आज पदभार संभाल लिया। अगर हम आशीष चौहान की बात करें तो वो कोर सेटअप टीम में थे एनएससी की 1993 में और वहां पर उन्होंने काफी सारे प्रोसेसेस सेट किए थे जिसमें आईटी सिस्टम हो गया, मार्केट सर्विलेंस हो गया, एनसीएफएम जो कोर्स चलाता है एनएससी, ये सारी चीजें जब आशीष चौहान वहां पे थे तो वहां पे शुरू की गई थी, चूंकि वो कोर मेंबर थे टीम के। और उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव हुए थे और बाद में डिप्टी सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर उनको क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस वहां पे उन्होंने बीएससी में ठीक किए। जो 6 माइक्रोसेकंड में बीएससी क्लेम करता है फास्टेस्ट एक्सचेंज होना, वो भी उनकी रेजिम में हुआ। तो और साथ ही साथ एक तो जरूरी चीज है वो कि बीएससी का आईपीओ भी लेके आए, जिसको लिस्ट कराने के लिए अभी एनएससी काफी दिनों से इंतजार कर रहा है। तो देखने वाला बात ये होगी कि अब चूंकि बहुत सारी न्यूज आती रही है एनएससी में और जो कोलोकेशन स्कैम है वहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी भी अपना काम कर रही हैं, कैसे इन सारे प्रोसेस को सेट करते हुए वो आईपीओ का जो रास्ता है वो साफ कर पाएंगे, जिसके लिए एनएससी काफी दिनों से प्लान कर रहा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।